हमने अब तक मेंडल के जो है 3 लॉज जो है वो पढ़ लिए। मेंडल की जो स्टडी थी वो स्टडी थी ओनली ऑन द गार्डन पी, मटर पे करी थी, और उसको देखते हुए, उनके रिजल्ट्स को देखते हुए मेंडल ने जो है 3 लॉज अपने बना दिए। आपको मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था कि इन द ईयर 1903 जो साइंटिस्ट थे, कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डी व्राइस, एंड एरिक शेनमा, इन साइंटिस्ट ने मेंडल के ही काम को और आगे बढ़ाया। मेंडल की ही जो फाइंडिंग्स थी उनको ढूंढा, उन पेपर्स को ढूंढा और उन पेपर्स पर और आगे रिसर्च करी। क्या रिसर्च की इन्होंने रिसर्च की कि क्या ये जो मेंडल ने रूल्स बनाए, जो लॉज बनाए, क्या ये यूनिवर्सल है, क्या ये हर एक ऑर्गेनिज्म पर फॉलो होते हैं या नहीं होते। तो सबसे पहले कार्ल कॉरेंस जो थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया यही देखने के लिए क्या मेंडल का काम हर केस में पॉसिबल है, क्या ये लॉज हमेशा ही एप्लीकेबल होते हैं। तो उन्होंने अब की बार गार्डन पी नहीं लिया, उन्होंने एक दूसरा प्लांट लिया जिसे हम बोलते हैं स्नैप ड्रैगन, या इसका कॉमन नेम है एक और डॉग फ्लावर, का बोटैनिकल नेम है एंटीराइनम। ये जो फ्लावर है इसके अंदर 2 तरह के फ्लावर कलर मिलते हैं, एक रेड कलर के फ्लावर वाला प्लांट भी होता है और एक वाइट कलर के फ्लावर वाला प्लांट भी मिलता है। तो कार्ल कॉरेंस ने क्या किया, लॉ ऑफ डोमिनेंस को स्टडी करने के लिए देखा कि जैसे गार्डन पी में पर्पल और वाइट फ्लावर थे और उसमें पर्पल कलर जो है वो डोमिनेंट था, ऐसे ही जो स्नैप ड्रैगन है उसमें रेड और वाइट कलर है। उसने कहा कि श्योर है कि रेड या वाइट दोनों में से कोई ना कोई एक डोमिनेंट होगा। तो अगर मैं भी मेंडल की तरह रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर को क्रॉस कराऊं, उनकी ब्रीडिंग कराऊं, तो मेरे पास मेंडल के हिसाब से ही, जैसा मेंडल को रिजल्ट मिला था गार्डन पी में, अगर ये चीज यूनिवर्सल है तो यहाँ पर भी रिजल्ट क्या आना चाहिए, दिस वन, ये रेड फ्लावर, ये वाइट फ्लावर। अकॉर्डिंग टू मेंडल क्या होना चाहिए इसमें, F1 जनरेशन में क्या रिजल्ट आना चाहिए, प्लीज रेज योर हैंड्स। क्या रिजल्ट बनता है मेंडल के हिसाब से F1 जनरेशन में? हाँ जी नगिता। ऑल रेड बनेंगे मैम। ऑल रेड बनने चाहिए, है ना। तो मेंडल के हिसाब से ऑल रेड कलर के फ्लावर यहाँ पर होने चाहिए, लेकिन ये रिजल्ट नहीं आया, रेड कलर के फ्लावर नहीं बने। इंस्टेड क्या हुआ कि फ्लावर कलर क्या आया सबके अंदर F1 जनरेशन में, पिंक। ये पिंक कलर क्यों आया? अगर आप नॉर्मली भी पेंट्स जो हैं, नॉर्मली जो पेंट है अगर उसमें रेड और वाइट कलर को मिक्स करो तो हमेशा ही पिंक कलर बनेगा, ठीक है। तो मेंडल का तो ये कहना था कि 2 एलील्स हैं, दोनों में से एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। डोमिनेंट जो है वो अपना ट्रेट शो करेगा और रिसेसिव जो है वो जब तक अपने दूसरे रिसेसिव के साथ मिलकर एक जीन में नहीं आता ट्रेट शो नहीं होगा, और ना ही दोनों की ब्लेंडिंग होती है, वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, उनकी कोई ब्लेंडिंग नहीं होती। लेकिन यहाँ पर तो ब्लेंडिंग हो गई, क्योंकि नॉर्मली भी जब मैंने बोला कि रेड और व्हाइट कलर को मिक्स करोगे तो पिंक कलर बनेगा, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, पिंक कलर आ रहा है। तो ये रिजल्ट क्यों आया? अब इसको और आगे बढ़ाते हुए कार्ल कॉरेंस ने मेंडल की तरह ही इनको सेल्फ पॉलिनेट करवाया, इनकी जो है सेल्फ पॉलिनेशन करवाई। सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स इनका अपना ही जो स्टिग्मा था उसके ऊपर जो है अपने ही पॉलन ग्रेन्स गिराए गए। तो देखते हैं इनकी सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि कैपिटल R स्मॉल r ही एक पेरेंट और कैपिटल R स्मॉल r ही दूसरी पेरेंट। अब दोनों ही पेरेंट क्या है, पिंक फ्लावर वाले, ठीक है। क्या गैमीट्स बन सकते हैं इसके, कैपिटल R स्मॉल r, here also capital R and small r।
अगर इन गैमीट्स को लेकर हम एक पुनेट स्क्वायर बनाते हैं जिसमें कि हम एक तरफ मेल के गैमीट्स लिख रहे हैं और वर्टिकली हम लिख रहे हैं फीमेल के गैमीट्स। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन दिस, सेकंड हेटेरोजाइगस, थर्ड आल्सो हेटेरोजाइगस एंड फोर्थ जो है वो रिसेसिव ट्रेट। अब मेंडल ने जब टॉलनेस वाला लिया था तो ये सारे जो थे टॉल, एक टॉल आया था होमोजाइगस टॉल, दो हेटेरोजाइगस टॉल और एक रिसेसिव ट्रेट वाला था। यहाँ पर भी अब यही हुआ, एक जो है F2 जनरेशन में एक तो डोमिनेंट ट्रेट वाला आया, दो आए पिंक यानी कि हेटेरोजाइगस, और एक जो आया दैट वाज रिसेसिव ट्रेट यानी कि वाइट फ्लावर। तो मेंडल की वही जीनोटिपिक रेशो F2 जनरेशन वाली रिकवर हुई। जीनोटिपिक रेशो सेम मेंडल वाली आई 1:2:1। एक जो है वो रेड फ्लावर था, दो पिंक फ्लावर थे और एक जो है वो वाइट फ्लावर आया। मेंडल के केस में क्या था, मेंडल के केस में ये आया था, एक जो है वो होमोजाइगस टॉल था हमारे पास, दो जो है वो हेटेरोजाइगस टॉल थे और एक जो है वो क्या था, ड्वार्फ। सेम वही एक ये, लेकिन अगेन जब एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव एलील मिलकर कोई इंडिविजुअल बना तो वो हमेशा ही कौन सा बना, पिंक फ्लावर वाला, जबकि होना क्या चाहिए था, रेड। तो इस केस में भी रेशियो तो वही आई, ठीक है, हमारे पास जो जीनोटिपिक रेशियो है वो तो वही आई 1:1, ठीक है, लेकिन फिनोटिपिक रेशियो क्या बनी इसमें, फिनोटिपिक रेशियो एक ट्रेट को जब मेंडल ने चूज किया था तो 3:1 आई थी, 3 टॉल और एक ड्वार्फ आया था। लेकिन अब की बार रेशो क्या हो गई, फिनोटिपिक रेशो भी सेम आ गई जीनोटिपिक वाली, 1 रेड, 2 पिंक एंड 1 वाइट। अब की बार फिनोटिपिक रेशो भी सेम जीनोटिपिक वाली आई, जबकि मेंडल के पास ये रेशो गार्डन पी के केस में क्या आई थी, 3:1। तो फिनोटिपिक रेशो बदल गई। ये सारे रिजल्ट्स को देखते हुए कार्ल कॉरेंस ने इस पूरे जो है प्रोसेस को जो है नाम दिया, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और इसको उन्होंने एक अलग से लॉ नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने मेंडल के ही जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था उसी की एक्सेप्शन के तौर पर इसको जो है वो माना। उन्होंने कहा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस ठीक है, हर जगह प्रूफ होता है, लेकिन इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, हर जगह ये प्रूफ नहीं होगा, कुछ एक केसेस में ब्लेंडिंग भी हो जाती है। और क्यों होती है, दैट इज ड्यू टू लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जो ट्रेड्स इनकम्प्लीटली अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या स्टेट करता है, बेसिकली इट इज अ फिनोमिना इन विच नन ऑफ द टू एलील्स express themselves or none of the two alleles of a gene dominates, कोई भी दोनों में से अब डोमिनेंट नहीं है over another, ठीक है। when both are present together, जब दोनों एलील्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं, a new phenotype is formed, एक नई तरह की फिनोटाइप यानी कि ऑर्गेनिज्म के अंदर एक नई तरह का कैरेक्टर आ जाता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ना तो पूरी तरह से कैपिटल आर डोमिनेंट है और ना ही पूरी तरह से स्मॉल आर, ना ही रेड कलर के फ्लावर डोमिनेट कर रहे हैं और ना ही वाइट कलर के फ्लावर डोमिनेट कर रहे हैं। दोनों ने अपनी डोमिनेंस शो की है, लेकिन थोड़ी थोड़ी, कुछ इसने कंट्रीब्यूट किया और कुछ वाइट ने कंट्रीब्यूट किया, और रिजल्टेंट क्या आया हमारे पास, पिंक कलर के फ्लावर इन स्नैपड्रैगन, ड्रॉप फ्लावर और एंटीडाइनम, एक ही नाम है तीनों के, ठीक है, तीनों एक ही जो है अलग अलग नाम है, एक ही प्लांट है तीनों। तो दिस इज लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसको हम पढ़ते हैं एज द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफ मेंडल। मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था उसकी एक एक्सेप्शन है कि
इस पर जो है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी कभी कभी कुछ केसेस में शो हो सकती है। हाँ जी, क्लियर है लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस? यस मैम। ठीक है। एक और एक्सेप्शन जो है उसके बाद सामने आई। अब जब एक्सपेरिमेंटेशन शुरू हुई, एक्चुअली जब ये कार्ल कॉरेंस और इनका 1900 के बाद एक्सपेरिमेंटेशन शुरू हुई, तब हमारे पास माइक्रोस्कोप था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया, पहले लाइट माइक्रोस्कोप आए और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ने एडवांस किया, तो और ज़्यादा हम अच्छे से जो है वो बायोटेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम एक्सपेरिमेंटेशन जेनेटिक्स के और ज़्यादा बढ़ा सकें। इस वजह से उन्होंने हर ऑर्गेनिज्म, हर एक प्लांट पर कोशिश की कि देखने के लिए क्या मेंडल की बातें सही प्रूफ हो रही हैं। ऐसे नहीं उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया, उनके मरने के बाद भी उनकी सारी चीज़ों को फिर से जो है वो जैसे कहते हैं ना रीटेस्ट किया गया, फिर से उसको जो है चेकिंग की गई, क्या ये सच में ठीक है या नहीं। ज़्यादातर मेंडल के जो लॉज थे वो ज़्यादातर चीज़ों पर जो है एप्लीकेबल थे और ये बहुत बड़ी एक खोज थी, इसीलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। लेकिन उसके बाद भी कई साइंटिस्ट ने अपनी जो है वो डिस्कवरीज जो है उसमें ऐड ऑन करते गए और मेंडल की ही बातों में ऐड होता रहा और एक ब्रांच बन गई बायोलॉजी की, दैट इज जेनेटिक्स। ठीक है। तो जब लॉ ऑफ डोमिनेंस को स्टडी किया जा रहा था तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को अब ह्यूमन बींग्स पर भी स्टडी किया गया। पहले तो प्लांट्स पर किया गया, एंटीराइनम पर ट्राई किया गया, देन इट वाज टेस्टेड ऑन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में देखा गया कि ब्लड ग्रुप जो है ए बी एंड ओ, 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स जो है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। ह्यूमन बींग्स के अंदर ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने वाले 3 एलील्स हैं, IA, IB एंड IO। ठीक है, 3 एलील्स हैं। 3 में से 2 एक इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, कोई 2, इन तीनों में से कोई 2 एक इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होंगे और उसके हिसाब से ही उसका ब्लड ग्रुप बनेगा। जैसे हम लेते हैं, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो ए ब्लड ग्रुप वाले के अंदर एलील्स क्या हो सकते हैं, दोनों ही सेम IA ए ब्लड ग्रुप, या IO को आप स्मॉल आई भी लिख सकते हैं बिकॉज इट इज अ रिसेसिव, ये रिसेसिव ट्रेट है ह्यूमन बींग्स के अंदर, रिसेसिव एलील है फॉर द ब्लड ग्रुप्स। अब जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा वो क्या हो सकता है, IB या IB और एक साथ में रिसेसिव वाला IO। ठीक है। AB ब्लड ग्रुप कैसे बना, ये तो ठीक है, दोनों ही प्रेजेंट है। अगर सपोज कर लो एलील्स में हम IA को डोमिनेंट मानकर चलते हैं, तो दोनों A हैं तो भी A ब्लड ग्रुप, अकेला एक A है तो भी A ब्लड ग्रुप। B के केस में क्या है, दोनों B हैं तो B हो गया। अब चाहे B डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव हो, क्योंकि ये दोनों जो है क्या है, होमोजाइगस स्टेट में है B ब्लड ग्रुप में, दोनों IB हैं तो B ब्लड ग्रुप हो गया। लेकिन AB ब्लड ग्रुप कहाँ से आया, AB ब्लड ग्रुप तो होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि AB ब्लड ग्रुप वाले के अंदर एलील्स क्या है, IA IB, दोनों ही एलील्स हैं, IA भी है और IP है। अगर IA डोमिनेंट एलील माना जाता, जैसा कि मेंडल ने कहा था कि एक डोमिनेंट होता है एक रिसेसिव होता है, तो अगर IA डोमिनेंट हो तो जिसके अंदर IA है तो ब्लड ग्रुप तो उसका A होना चाहिए, लेकिन ब्लड ग्रुप यहाँ पर क्या आ रहा है, AB। अगर मान लो हम A को नहीं मानते, हम B को मान लेते हैं कि IB जो है ये डोमिनेंट एलील है, तो ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए था, ब्लड ग्रुप होना चाहिए B। लेकिन अब क्या हो रहा है, ब्लड ग्रुप क्या है, दोनों AB। ऐसा क्यों, इसको एक्सप्लेन किया गया थ्रू एन एक्सेप्शन। लॉ ऑफ डोमिनेंस की एक और एक्सेप्शन है, दैट इज कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस, जैसे मैं बोलती हूँ कि ये मेरा को वर्कर है, मेरे साथ करने वाला, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था कि दोनों ही अपने आप को शो कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ और ये भी कर रहा है, रेड भी कर रहा है और व्हाइट भी कर रहा है, दोनों का ही टेंज आ गया और मिलकर वो पिंक बन गए। लेकिन कोडोमिनेंस में क्या है, अब मिक्सिंग कुछ नहीं हो रही, ब्लेंडिंग नहीं हुई, थोड़ा तू थोड़ा मैं, ऐसा नहीं है,
दोनों ही इक्वली डोमिनेट कर रहे हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब दोनों में से किसी ने पूरी तरह से डोमिनेट नहीं किया, और को डोमिनेंस का मतलब दोनों एक साथ डोमिनेट कर रहे हैं, मतलब दोनों के ही कैरेक्टर दिख रहे हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पिंक फ्लावर इसीलिए आया था क्योंकि दोनों में से कोई भी एक दूसरे पर हावी नहीं हो पाया था, ना रेड और ना व्हाइट, तो दोनों की मिक्सिंग हो गई, है ना। जैसे इसको मैं समझाती हूँ, आप मार्केट में कोई चीज खरीदने जाते हो, है ना, और शॉपकीपर आपको कहता है, अगर आप बार्गेनिंग कर रहे हो, जो लोग बार्गेनिंग करते हैं तो कैसे होती है कि ये चीज जी 500 की है ना, आप कहोगे नहीं जी मैं तो 400 दूंगा, तो बात कहाँ पर आ जाती है, तो आप कहते हो चलो ठीक है भाई, आप 500 कह रहे हो, मैं 400, अब बीच की बात रख लेते हैं, 450 में बात कर लेते हैं, ये चीज मुझे 450 में दे दो, तो ये क्या होगी, ना उसकी बात ना मेरी बात, दोनों के बीच में मिक्सिंग होगी, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, को डोमिनेंस क्या है, दोनों की बात बीच में रखी जा रही है, मतलब आई ए भी अपना करेक्टर शो कर रहा है और आई बी भी अपना ट्रेड शो कर रहा है इन द फिनोटाइप। पर्सन के ब्लड ग्रुप में दोनों के ही कैरेक्टर्स आ रहे हैं, ए के भी और बी के भी। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, इससे बना लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। लॉ ऑफ कोडोमिनेंस क्या स्टेट करता है, व्हेन बोथ द एलील्स, जब दोनों ही एलील्स ऑफ अ जीन expresses themselves simultaneously, एक साथ, in a heterozygous condition। हेटेरोजाइगस कंडीशन मतलब दोनों एलील्स डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी एक डोमिनेंट नहीं है, 50% कैरेक्टर इसके आ रहे हैं, 50% कैरेक्टर इसके आ रहे हैं, लेकिन ब्लेंडिंग नहीं है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ब्लेंडिंग थी दोनों की, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं थे, दोनों डोमिनेंट नहीं थे, ये बात दोनों में सेम है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी दोनों में से कोई एक डोमिनेंट नहीं है, और को डोमिनेंस में भी दोनों में से कोई एक डोमिनेंट नहीं है, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रही थी, देयर वाज ब्लेंडिंग, दोनों के कैरेक्टर की मिक्सिंग हो रही थी। को डोमिनेंस में क्या हो रहा है, दोनों 50-50% अपना ही कैरेक्टर दे रहे हैं, दोनों को मिलाकर कुछ नया नहीं बन रहा है, दोनों ही डोमिनेंट है, दोनों ही फिनोटाइप में 50-50% अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दिस इज लॉ ऑफ को डोमिनेंस। ठीक है, लॉ ऑफ को डोमिनेंस, जिसके अंदर हेटेरोजाइगस कंडीशन में दोनों ही एलील्स 50-50% फिनोटाइप में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं विदाउट एनी ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग नहीं हो रही है उनके अंदर। हाँ जी, क्लियर है ये बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर? जैसे हमारे अंदर ए बी ब्लड ग्रुप होता है, ऐसे ही दो तरह के एंटीजन्स और हैं, एम एंड एन। एम और एन दो तरह के एंटीजन्स हैं जो कि कुछ इंसेक्ट्स के आरबीसीज के ऊपर होते हैं, इसीलिए हम उनकी ब्लड ग्रुपिंग को एम एन ब्लड ग्रुप बोलते हैं। हमारा ब्लड ग्रुप हम बोलते हैं ए बी ब्लड ग्रुपिंग है हमारी, ए और बी दो एलील्स देते हैं, इनके अंदर एम और एन मानते हैं हम दो तरह के एलील्स हैं जो कि क्वाइट दे आर डिफरेंट। ठीक है, तो तीन तरह के ब्लड ग्रुप्स यहाँ पर देखे जाते हैं एम एन ब्लड ग्रुपिंग में, एम एन एंड एम एन। एम एन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। एम एन ब्लड ग्रुप कैसे बना, क्योंकि उसके अंदर दोनों तरह के एंटीजन प्रेजेंट है, एम भी है और एन भी है, और दोनों ही इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भी अपना कैरेक्टर दे रहा है, ये भी अपना कैरेक्टर दे रहा है, विदाउट एनी ब्लेंडिंग, बिना किसी ब्लेंडिंग के ये लगातार चल रहा है। ठीक है, तो दीज टू आर को-डोमिनेंट जीन्स। ठीक है, दीज आर को-डोमिनेंट जीन्स। अब इसका फायदा क्या होता है, जैसे हमने ए बी ब्लड ग्रुपिंग पढ़ी है, एम एन तो चलो इंसेक्ट्स की है, ए बी ब्लड ग्रुप के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि अफ्रीका के जंगलों में जो लोग रहते हैं, तो
अगर किसी पर्सन का मान लो ब्लड ग्रुप है ए, तो उसके पास जो है जो भी हीमोग्लोबिन होगा, एंटीजन उसके ऊपर जो होगा ए होगा, और एक जो है नॉर्मल पर्सन है उसका हीमोग्लोबिन इट विल कंटेन दिस टाइप ऑफ एलील्स। एक नॉर्मल पर्सन जो है अफ्रीका में जो रह रहा है उसके जो एलील्स है कि अगर हम आरबीसी के तो ये एलील्स मानते हैं, नॉर्मल ये एलील्स है। एक होता है दिस इज फॉर नॉर्मल आरबीसीज। आरबीसीज की शेप क्या होती है, इस तरह से हो सकती है, डिस्क की शेप हो सकती है आरबीसीज की, या बाइकनकेव इस तरह की शेप हो सकती है। तो जिनके अंदर नॉर्मल आरबीसी हैं हम उनको क्या लिखते हैं, दे आर डिनोटेड एज HbA, HbA। ठीक है, AB ब्लड ग्रुपिंग की तरह ही इसकी एक और एग्जांपल है कोडोमिनेंस की ह्यूमन बींग्स के अंदर। अफ्रीका में हमें एक तरह के और पर्सन्स मिलते हैं, हमने पहले भी पढ़ी एक डिजीज दैट इज सिकल सेल एनीमिया, जिसमें आरबीसीज की शेप क्या होती है, सिकल शेप। सिकल क्या होती है, दतारी, जिसे ये धान वगैरह काटते हैं, चावल की जो है कटाई होती है, तो इस तरह की शेप के आरबीसीज होते हैं। तो जिसके अंदर सिकल सेल एनीमिया है उसके पास ये एलील्स होंगे, सिकल सेल वाले हीमोग्लोबिन पे एलील्स होंगे, ताकि आरबीसी सिकल शेप के बने। अब सिकल शेप में प्रॉब्लम क्या आती है कि जो सिकल शेप होता है उस पर्सन को एनीमिया हो जाता है। ये एनीमिया मतलब खून की कमी रहती है, हमेशा ही उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी बनी रहती है। इस तरह का जो सिकल शेप आरबीसी होते हैं इनके अंदर हीमोग्लोबिन जो है ना तो वो ऑक्सीजन को अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर पाती है, और प्लस ये आर्टरीज के अंदर ब्लॉकिंग भी कर देते हैं, तो पर्सन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है। इस वजह से सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट्स जो हैं दे डाई, वो सिकल सेल एनीमिया से मर जाते हैं। अफ्रीका में एक तीसरी तरह के और जो है फिनोटाइप के लोग होते हैं जिनका हीमोग्लोबिन आधा नॉर्मल होता है और आधा हीमोग्लोबिन या आरबीसी कैसे होते हैं, सिकल शेप। तो ये हो गए होमोजाइगस जिनके अंदर नॉर्मल आरबीसी हैं, जो ये 3 शेप के हो सकते हैं। ये हो गया हेटेरोजाइग, सॉरी दिस इज आल्सो होमोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया। और ये थर्ड वाला हो गया हेटेरोजाइगस, जिसके अंदर कुछ आरबीसीज नॉर्मल हैं और कुछ आरबीसीज सिकल शेप है। अब होता क्या है, अफ्रीका में एक तरह का मलेरिया बहुत प्रेवलेंट है, बहुत ज्यादा मिलता है, दैट इज ड्यू टू प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ये जो मलेरिया है ये डायरेक्टली ब्रेन को अटैक करता है, जिसको दिमागी बुखार बोलते हैं। तो मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम जो सीधा ब्रेन को ही अटैक करता है, हमारे लिवर वगैरह इन सब चीज को नहीं करता, और इतना तेज बुखार आता है कि पर्सन जो है वो मर जाता है मलेरिया से। इस मलेरिया का बचना इससे जो है वो बहुत मुश्किल है, इट इज फैटल। जो नॉर्मली सबको मलेरिया होता है जो ठीक हो जाता है, दैट इज ड्यू टू प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये सबसे सिंपल प्लाज्मोडियम है जो ज्यादा खतरनाक नहीं होता, टाइम पे ट्रीटमेंट मिल जाए तो हम बचा सकते हैं, लेकिन फैल्सीपेरम में बचने के चांसेस कम होते हैं। तो जिन लोगों के पास नॉर्मल जो है शेप के आरबीसीज हैं, यानी कि HbA एलील्स वाले आरबीसी हैं, ये वाले सेल हैं, उनको तो हो जाता है मलेरिया, क्योंकि मलेरिया के जो प्लाज्मोडियम है, जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये कहाँ रहता है, इट लिव्स इन आरबीसीज। तो जिसके आरबीसी नॉर्मल है तो प्लाज्मोडियम को रहने की ठीक जगह मिल जाती है, उनको प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम यानी कि मलेरिया हो जाता है, और वो मलेरिया से उनकी हो जाती है डेथ। दूसरी तरह के अफ्रीका में जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको सिकल सेल एनीमिया हो, सिकल सेल वाले एलील्स होते हैं, उनकी भी डेथ हो जाती है ड्यू टू सिकल सेल एनीमिया। खून जब बहुत कम मिलता है हार्ट को, तो उस केस में हार्ट जो है वो फेल हो जाता है, तो सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। लेकिन जो हेटेरोजाइगस हैं, जिनके आधे आरबीसीज नॉर्मल हैं और आधे आरबीसीज सिकल शेप हैं, ये जो हैं ये सरवाइव कर पाते हैं अफ्रीका में। क्यों सरवाइव करते हैं, दे सरवाइव बिकॉज इनके सरवाइव करने का कारण ये है कि ना तो इनके सारे के सारे आरबीसीज नॉर्मल शेप के हैं और ना ही सारे आरबीसीज इस तरह से सिकल शेप के हैं। तो ना तो इनको पूरी तरह से सिकल सेल एनीमिया होता है, और ना ही जो प्लाज्मोडियम है जो कि मलेरिया करने वाला है, फैल्सीपेरम प्लाज्मोडियम है, ना ही वो पूरी तरह से आरबीसी में डेवलप हो पाता है।
तो पूरे आरबीसीज कभी भी इनके इफेक्ट नहीं होते, ना तो इनकी मलेरिया से डेथ होती है और ना ही इनकी सिकल सेल अनीमिया से डेथ होती है। दोनों ही तरीके से ये बच जाते हैं। तो ये इनको एक एडवांटेज हो जाती है बिकॉज दे आर हेटेरोजाइगस। दोनों तरह की होमोजाइगस इंडिविजुअल्स की डेथ हो जाती है और जो हेटेरोजाइगस है उनको अपनी जीनोटाइप ऐसी होने की वजह से एक बेनिफिट मिलता है कि वो सरवाइव कर पाते हैं वहां पर। ठीक है, क्लियर है बेटा? Yes. Yes, ma'am. Okay. So this was all about today's lecture.